नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण, साथ में है सिद्धार्थ जराबी जी और आप देखना शुरू कर चुके हैं खर्चा पानी। सिद्धार्थ जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक दर्पण। सिद्धार्थ जी, आज की सबसे बड़ी खबर सेमीकंडक्टर को लेकर है, जिसके बारे में हमने ऑफलाइन भी काफी बातें की हैं। चिप की कमी से मार्केट जूझ रहा है, कारों की सप्लाई रुकी हुई है, ये सबको हम कई बार खर्चा पानी में कर चुके हैं कवर। आज सेमीकंडक्टर से जुड़ी एक अच्छी खबर आई है। पहले खबर बता देते हैं, फिर सिद्धार्थ जी आपके पास जाएंगे इस खबर को समझने के लिए। जी। पीएलआई यानी परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव, इसमें भारत की कंपनियों को उनके टारगेट पूरा होने पर सरकार पैसे देती है। पीएलआई के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। बहरहाल खबर यह है कि सरकार ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग पर पीएलआई स्कीम के तहत 76,000 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है, निवेश करने का निर्णय लिया है। सिद्धार्थ जी, इसे आज की बड़ी खबर कहा जा सकता है? बिल्कुल सबसे बड़ी खबर है और मुझे लगता है कि जो हमारे सारे दर्शक जिनको अभी अपनी गाड़ियों के लिए लंबे समय तक वेट करना पड़ रहा है, 4-4, 5-5, 6-6 महीने का बुकिंग टाइम है और भी कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ये खबर उनके लिए भी है। और ये इम्पोर्टेंट 2-3 बड़े कारणों से है। सबसे पहले कि लगभग 5 दशक बाद अब फिर से अपना देश प्रयास कर रहा है। सेमीकंडक्टर जो पूरी डिजिटल दुनिया का आप समझ लीजिए धड़कता हुआ दिल है, वो सेमीकंडक्टर इंडिया में बने, हम आत्मनिर्भर रहे सेमीकंडक्टर्स के लिए। अब इसकी एक बहुत बड़ी कोशिश फिर से की जा रही है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि 5 दशक बाद, क्योंकि हमारे दर्शकों को ये एक बारी फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि 70 के दशक में शुरुआत हुई थी सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड मोहाली पंजाब में। और उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी से और जो हम प्रयास कर रहे थे, ताइवान के हम बिल्कुल नेक टू नेक खड़े थे। ताइवान जो दुनिया में इस तरफ एशिया साइड में एक बहुत बड़ा हब है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का, हम बिल्कुल उसके बगल में थे। मोहाली में एक आलीशान लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट बना था। पूरे मोहाली शहर की वो पहचान माना जाता था। हमारे पंजाब के दर्शक, चंडीगढ़ मोहाली के दर्शक इस बात से बिल्कुल वाकिफ होंगे, कम से कम उस जनरेशन वाले, शायद अभी की यंगर जनरेशन को ये जानकारी ना हो। तो वो एक प्रयास था, कुछ समय चला, बाद में इंपोर्ट्स की हवा ने उसको उड़ा दिया, क्योंकि हम पूरे इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गए, सब चीजें बाहर से आने लगी। तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर क्या, हर चीज में बंद हो गई, यहां तक कि प्लास्टिक के पेन भी अब बाहर से आने लगे। तो अब जो एक उल्टा एक प्रयास किया जा रहा है, बढ़िया प्रयास किया जा रहा है कि हम आत्मनिर्भर हों, ये उसकी तरफ बहुत बड़ा स्टेप है, सराहनीय स्टेप है। 10-12 साल से इस पे चर्चा हो रही है। मुझे याद है कि 2010-11 में भी इस पे चर्चा हुई थी मनमोहन सिंह सरकार में, फिर कुछ नहीं हुआ। और नरेंद्र मोदी सरकार 1 में भी इस पे चर्चा हुई, शायद आगे बात नहीं बनी। उस टाइम थोड़ा प्लान डिफरेंट था, अब डिफरेंट प्लान है। 3 बड़ी बातें इस प्लान की जो मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहता हूं। पहला, सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री को फैब कहा जाता है, और जो चिप्स बनती हैं वो एक, आप समझ लीजिए, बहुत पतली, एक सूक्ष्म, अति सूक्ष्म थिकनेस की एक चपाती टाइप गोल आकार की एक बनती है, जिसको वेफर कहा जाता है। ये वेफर खाने वाले वेफर नहीं है, बट वो वेफर होता है। और उसकी, अपने पतलेपन के चलते उन्हें वेफर कहा जाता है। हाँ, और वो बिल्कुल अति सूक्ष्म होता है, माइक्रोन, और अब तो नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी चल रही है। और सेमीकंडक्टर की जो फैक्ट्री होती है उसे फैब कहा जाता है, फैब्रिकेशन यूनिट का शॉर्ट फॉर्म है। तो सेमीकंडक्टर फैब बनने के लिए 50% प्रोजेक्ट के कॉस्ट को सरकार उसको अपनी जेब से खर्चेगी। जो भी प्राइवेट कंपनी ऐसा फैब लगाना चाहती है, और इसमें जो हाईटेक क्लस्टर्स स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा लगाए जाएंगे, तो केंद्र सरकार उनके साथ काम करेगी, ताकि जमीन, और इसके लिए पानी भी एक बड़ी स्पेशल क्वालिटी का चाहिए होता है, इसमें पावर हाई क्वालिटी विदाउट फ्लक्चुएशन चाहिए होता है, इसमें हवा भी कंट्रोल करनी पड़ती है। इसलिए मोहाली की फैक्ट्री वेफर फैब, जो सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, एक पीएसयू जो था डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत,
उसमें बड़े ऊंचाई के फंवारे थे उसके पूरे प्लांट के आसपास, ताकि कोई डस्ट ना जा पाए। तो एक बड़ी स्पेशल टाइप की टेक्नोलॉजी है ये। तो वो फैब्स बनाने के लिए 50% सब्सिडी भारत सरकार देगी, और हो सकता है कि जमीन और ये बाकी चीजों के द्वारा भी वो कॉस्ट को डिफरे किया जाए। दूसरा, और ये सब्जेक्ट मेरा पेट है क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई में थीसिस भी सेमीकंडक्टर्स पे लिखी है, और मेरे परिवार का काफी निकट संबंध है इस इंडस्ट्री से मेरे परिवार में। और ये एक व्यक्तिगत विषय है जो शायद रिपोर्टर को नहीं कहना चाहिए, बट मैं कह दूंगा। मेरे चाचा डॉक्टर एमजे जराबी ने एससीएल की स्थापना की थी। उन्होंने पूरा अपना जीवन भारत की सेवा में इस फील्ड में दिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से पढ़े हैं वो, और अपने समय के गोल्ड मेडलिस्ट, टॉप साइंटिस्ट माने जाते हैं दुनिया भर में सेमीकंडक्टर्स के लिए। मेरा खुद भाई भी इंटेल में बहुत साल उसने काम किए, आज भी उसी से जुड़ी हुई एक कंपनी में काम करता है, और भी लोग मेरे परिवार में। अब सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स को फिर से एक बारी मॉडर्नाइज किया जाएगा, इसको कमर्शलाइज किया जाएगा। सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स के साथ एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। एक बड़ी विचित्र और मिस्टीरियस आग लगी थी, जिसमें आग उस प्लांट के कई स्थानों पे एक साथ लगी, जिसको बड़ा लोगों ने माना आश्चर्य का विषय कि एक साथ कैसे कई जगह पे आग लगी। ऐसा लगता था कि बिल्कुल सुनियोजित एक डिजाइन के तहत वो आग शायद लगाई गई और वो भस्म हो गया, और उसके बाद उसमें पैसा लगाया गया, बट तब तक शायद ट्रेन स्टेशन से पिछड़ चुकी थी। और फिर इसको डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन की तरह बनाया गया। अब फिर से सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स को एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव है, और इसमें जॉइंट वेंचर करके फॉरेन पार्टनर लाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। ये दूसरी बड़ी खबर है। तीसरी, एक और जो टेक्नोलॉजी जिसे कहा जाता है इसी फील्ड में, जिसे कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है, सेंसर्स हैं और सिलिकॉन फोटोनिक्स हैं, अलग अलग तकनीकें हैं, उसको लेके भी जो प्लांट्स फैब्स होंगे उनको 30% कैपिटल एक्सपेंडिचर की सब्सिडी दी जाएगी। चौथा इसका एलिमेंट है कि जो सेमीकंडक्टर डिजाइन है, और ये एक विषय बड़ा इंटरेस्टिंग होगा हमारे दर्शकों के लिए। एक जमाना था कि इंटेल में कहा जाता था कि हर 5वां व्यक्ति भारतीय मूल का है, जैसा माइक्रोसॉफ्ट के लिए आज कहा जाता था, कुछ समय पहले तक कहा जाता था। तो डिजाइन में हमारे देश में अभी भी कई कंपनीज सेमीकंडक्टर्स को डिजाइन करती हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होती है, नैनोमीटर लेवल की सर्किटरी होती है। इसकी डिजाइन भी बड़ी एक सोफिस्टिकेटेड हाईटेक टेक्नोलॉजी है। इसमें भारतीय ब्रेन्स जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं वो बहुत अच्छे बनाते हैं, बहुत हमारे साइंटिस्ट डिजाइनर्स हैं, और इस काम को भी अब भारत सरकार प्रोत्साहन देना चाहती है। 50% प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव एक्सपेंडिचर का, और 6 से 4% का नेट सेल्स पे प्रोडक्ट डिप्लॉयमेंट इंसेंटिव देने की बात है। और करीब 100 कंपनीज जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स डिजाइन करती हैं उनको ये दिया जाएगा, और उसमें कुछ मापदंड और कंडीशंस रखी गई हैं। और फाइनली एक इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भी बनाया जाएगा, जो एक मिशन मोड संस्था होगी, जो मुझे लगता है कि प्रयास ये होगा कि विभिन्न निजी क्षेत्र के और विदेशों के एक्सपर्ट्स को लाके, ताकि ये एक पूरा इकोसिस्टम बन पाए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक एफर्ट माना जाएगा। और फाइनली फिस्कल सपोर्ट की जो बात आपने 76,000 करोड़ की थी, वो सेमीकंडक्टर्स करीब $10 बिलियन का फिस्कल सपोर्ट होगा। आपने देखा है कि पिछले समय में कई सारी पीएलआई स्कीम्स दी गई हैं भारत सरकार द्वारा। तो अब ये एक प्रयास किया जा रहा है कि 76,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर्स की डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये एक स्कीम बनेगा। और इसको मिला के अगर हम देखें पिछले साल 1.5-2 सालों में जो भारत सरकार ने 2,30,000 करोड़, $30 बिलियन का लगभग इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स से जुड़ के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की बात की गई है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, आखिर में एक बात बताना चाहूंगा, आप कंपनी बनाए और उसको
तय मात्रा और समय के अनुसार बनाने में और उसका आवंटन करने में अगर वो सफल रहते हैं तो उनको इंसेंटिव मिलता है कुछ प्रतिशत का, 3, 4, 5, 6% अलग अलग स्कीम्स अभी तक अनाउंस की गई हैं। तो ये मैं मानता हूं दर्पण कि बहुत बड़ी स्कीम है और इसको इम्प्लीमेंट करने में भी बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बड़े स्तर पे करना पड़ेगा और समय के साथ होगा। ये चट मंगनी पट ब्याह टाइप वाली बात नहीं है। सिद्धार्थ जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये इसका न केवल इसको लागू करने में भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी और उसी तरीके से इसको लागू भी करना पड़ेगा। एक चट मंगनी पट ब्याह वाली या रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे वाली बात नहीं है। आपने दो चीजें कही जिसकी ओर को मेरा ध्यान गया। एक तो आपने बताया कि कैसे आप इस पे ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हो क्योंकि आपकी फैमिली एसोसिएटेड है। दूसरा आपने ये बताया कि डिजाइनिंग में भारत का अभी भी हाथ है। मेरा इन दो चीजों पर ध्यान क्यों गया, क्योंकि मेरे भी एक करीबी रिश्तेदार हैं जो डिजाइनिंग में है, नोएडा में जॉब करते हैं। और डिजाइनिंग बड़ी मजेदार होती है, इसमें आपको प्रोग्रामिंग बेसिकली करनी पड़ती है, यानी कि आप सोचिए कंप्यूटर से कंप्यूटर बना रहे हैं आप। क्योंकि आपने खुद ही बताया था माइक्रो लेवल, उस लेवल पे आप, ऐसा नहीं है कि सिलाई कर रहे हो, कढ़ाई कर रहे हो, वो नहीं है। आपने प्रोग्रामिंग कर दी, उस चिप को, उस प्रोग्रामिंग वाली चिप को रोबोटिक्स में डाला, फिर उसके बाद और चिप निकल के आती है। मतलब ये एक बड़ी बड़ा बड़ा अच्छा चक्र है जिसे सुचक्र कहा जा सकता है। और ये काम जो है, ये क्रीम जो होती है हमारे जिसे आप कहेंगे कंप्यूटिंग साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो क्रीम पढ़े हुए लोग हैं, ये उनके लिए हैं सेमीकंडक्टर डिजाइन, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, सेमीकंडक्टर एप्लीकेशन। ये बिल्कुल कटिंग एज है। मतलब इससे बड़ा मैं मानता हूं कि कोई इंटेलेक्चुअल काम नहीं है इस ट्रेड में। और इसमें बहुत लोग हैं भारतीय मूल के जो गए हैं। और इसी मोहाली वाली फैक्ट्री का अगर मैं आपको फिर से स्मरण कराऊं तो लगभग 3 दशकों में मैं मानता हूं कि वहां से दर्जनों की तादाद में भारत से इंटेल, फ्री स्केल, बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने वहां से साइंटिस्ट जो वहां ट्रेन हुए थे उन्होंने नौकरी छोड़ी और निजी क्षेत्र में गए, भारत से बाहर गए और बहुत उन्होंने बड़ा नाम हासिल किया। और सेमीकंडक्टर चिप्स में तो भारतीय नाम वैसे भी बहुत बड़े हैं। अरविंद धाम, जिसे फादर ऑफ पेंटियम चिप कहा जाता है, इंटेल में थे, वो भारतीय मूल के हैं, पंजाब से ही हैं अरविंद धाम। राजीव चंद्रशेखर जो आज एमओएस हैं भारत सरकार में इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय में, जिनकी इस पॉलिसी में भूमिका रही है, अहम भूमिका रही है, उन राजीव चंद्रशेखर ने अपना करियर इंटेल से शुरू किया। वो भी उस टीम के सदस्य थे जिन्होंने वो फेमस चिप बनाई है जिसका मैंने अभी उल्लेख किया। तो ऐसे नाम बहुत हैं। अगर अमेरिका में मैं आपको कह रहा हूं ना कि अगर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है बहुत बड़ी वैल्यू टर्म्स में, बट अगर वैसे देखा जाए तो छोटी है, क्योंकि बड़ा हाईली स्किल्ड मैन्युफैक्चर है। ये उतना लेबर इंटेंसिव नहीं है कि इसके प्लांट में 1 लाख की नौकरी होगी। इसके प्लांट में शायद 1000 की नौकरी होगी और उसमें से करीब 700 साइंटिस्ट होंगे। उन 700 में से कम 150 को पीएचडी होना तो अनिवार्य है ही है। तो ये उस लेवल की गेम है। तो ये भारत के लिए, भारतीय बुद्धि के लिए और हमारी जो कुशलता है उसके लिए बिल्कुल सेट चीज है। जैसे कहा जाता है ना कि भारतीय गणित में बहुत अच्छे हैं, अकाउंट्स में बड़े अच्छे हैं, कई चीजों में बहुत अच्छे हैं। तो ये वैसी चीज है, बिल्कुल सेट बैठती है। ये चेस का खेल है, हॉकी भी नहीं है, ये चेस का खेल है और बहुत सूक्ष्म और बहुत बुद्धि वाला खेल है। तो जिस देश में जीरो का आविष्कार हुआ, ये तो उसी के लिए है। और मैं मानता हूं इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती है कि सरकार ने ये किया है। बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसे इतना बड़ा प्रयास पहले नहीं हुआ है, बट इस बड़े प्रयास में इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो इतनी बड़ी चैलेंज जो मोदी सरकार ने अपने ऊपर ली है, ये सफल नहीं हो पाएगी।
जी, दूसरी खबर पे जाने से पहले एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सिद्धार्थ जी। आपने कहा कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारतीय काफी सफल रहे हैं। साथ ही साथ एक और चीज भी है, भारत में कंपनीज भी बहुत है। ये मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मेरे रिश्तेदार और मेरे दोस्त काफी हैं सेमीकंडक्टर कंपनी में, खासतौर पर डिजाइनिंग में। वो कंपनीज के नाम आप रिलायंस की तरह या द ललन टॉप की तरह या टीवी टुडे नेटवर्क की तरह नहीं सुनते, क्योंकि वो B2B कंपनीज है, बहुत बड़ी बिल्कुल कंपनीज हैं अपने। लेकिन उनका काम यही है कि उन्होंने डिलीवर किया। जैसे जैसे आज से 20 साल पहले तक हमें नहीं पता था कि रिलायंस करती क्या है, क्योंकि वो भी B2B कंपनी थी। वो कंपनी तो, और जो इसी वजह से हम लोगों को नहीं जानकारी है। अन्यथा कम से कम डिजाइनिंग क्षेत्र में तो मैं निश्चित हूं कि अभी भी अच्छा काम कर रही है भारत भी और भारतीय भी। देखते हैं कि पूरा होलसेल जो जो है सेमीकंडक्टर, फ्रॉम जीरो टू मिट्टी से सेमीकंडक्टर बनाने तक में भारत कहाँ कहाँ तक पहुंचती है सिद्धार्थ जी। बिल्कुल 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 आ, सही। सिद्धार्थ जी, दूसरी खबर WPI यानी थोक मूल्य सूचकांक को लेकर है। इसका नवंबर महीने का डेटा है। सिर्फ फिगर्स की बात करें तो 14.23%। पिछले महीने 12.54%, और उससे पहले 10.60 था। इसमें वृद्धि की सबसे बड़ी वजह सब्जियों, खनिज और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि बताई जा रही है फिगर्स में। सबसे पहला सवाल आपसे ये कि ये तो जाहिर है कि थोक महंगाई बढ़ी है और विकट रूप से बढ़ी है, लेकिन कंफ्यूजन भी है। एक रिपोर्ट कह रही है कि नवंबर में WPI 10 साल के उच्चतम स्तर पर रही, कहीं कहा जा रहा है 12 साल के, ब्लूमबर्ग कह रही है 30 साल के उच्चतम स्तर की। इतनी डिस्क्रिपेंसी क्यों, और ये 2011-12 सीरीज का मतलब क्या है, एक लेमैन को आप समझाइए प्लीज। देखिए, सबसे पहली बात है कि जब डेटा इस टाइप की आप गैप नोटिस करते हैं, और ये केवल यहाँ के लिए नहीं, और स्टोरीज में भी मैं बताऊंगा, तो कई बारी जो बेस ईयर होता है वो रिवाइज होता है, बास्केट्स रिवाइज होते हैं। तो ये लिखने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किस कंपैरिजन पे करे। बहरहाल, ये जो आंकड़ा है बहुत बड़ा आंकड़ा है। आज से 10 वर्ष पूर्व 6% की WPI पे सरकार में खलबल मच गई थी। तो ये जो अभी लेटेस्ट नंबर आया है, ये तो उससे काफी ज्यादा है। तो अब होलसेल प्राइस क्यों महत्वपूर्ण है? हालांकि जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कंज्यूमर प्राइसेस को टारगेट करता है। होलसेल प्राइस मंडी लेवल का प्राइस माना जाता है, और उसके बाद वो आते आते आपके मेरे जैसे खरीदारों तक जब वो सामान आता है, तो उसमें कंज्यूमर चेन में, डिस्ट्रीब्यूशन में जो मार्जिन ऐड होते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो होलसेल की महंगाई अगर बढ़ी हुई है तो कंज्यूमर की तो उससे भी ज्यादा बढ़ेगी महंगाई। वो एक बहुत बड़ी बात नॉर्मली कही जाती है। परंतु अभी क्या हो रहा है, अभी एक अलग प्रकार का डिफरेंस आ रहा है, और उसको अगर मैं तकनीकी तरीके से समझाना पाऊं, कि समझाना चाहूं कि क्या हो रहा है। अब देखिए, जो होलसेल प्राइस डबल डिजिट्स में है और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट्स में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन को ध्यान देता है, वो कंज्यूमर प्राइसेस पे ध्यान देता है। और ये डाइवर्जेंस जो है ये एक इकोनॉमिक और स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग का विषय है। परंतु इसका नतीजा क्या निकलेगा, जो आपके प्रश्न का मेन क्रक्स पॉइंट था मुझसे पूछने का, जितनी ज्यादा महंगाई बढ़ेगी, और उसके कारण है जैसे कि तेल जो महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल, उसका कंपोनेंट हुआ। क्योंकि कोई भी महंगाई का जो बास्केट होता है वो एक इंडेक्स होता है, उसमें सारे कमोडिटीज या जो सिलेक्टेड कमोडिटीज होती है उनकी प्राइस वेरिएशन को कैप्चर किया जाता है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी ब्याज दर और कितनी लिक्विडिटी एक इकोनॉमी में रखी जाए उसको इन्फ्लेशन से बहुत निकट से देखता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गोल है, उसका गोल ये कहा गया है कि आपको प्राइसेस को स्टेबल रखना पड़ेगा, मॉडरेट रखना पड़ेगा, ग्रोथ को हाई रखना पड़ेगा, और करेंसी को स्टेबल रखना पड़ेगा। ये एक प्रकार से सिंप्लीफाइड वर्जन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या है। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारा मॉनिटरी रेगुलेटर है, तो वो इसको बड़े निकट से देखता है। बढ़ती हुई महंगाई के कारण, क्योंकि खाद्य पदार्थ अगर महंगे हो जाते हैं तो सरकार के लिए भी एक राजनीतिक
बहुत बड़ी चुनौती बन के आती है। मैंने आपके शो पे ही कुछ समय पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव तक मैं मानता हूं कि संभवतः पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में और मॉडरेशन लाई जाएगी टैक्सेशन पर्सपेक्टिव से। और दूसरी तरफ हमने देखा कि ओमिक्रॉन की जैसे थ्रेट बढ़ी, उस टाइम पे क्रूड ऑयल खुद ही थोड़ा गिरना शुरू हो गया। पिछले दिनों में फिर थोड़ी रिवर्सल आ रही है ट्रेंड में। तो इसका राजनीतिक इंपैक्ट होता है, यानी सामाजिक इंपैक्ट है, और दूसरा इसका इंटरेस्ट रेट्स पे इंपैक्ट है। और इसके साथ एक आखिर में बात जोड़ना चाहूंगा, केवल भारत में नहीं महंगाई बढ़ रही है, महंगाई एक फेनोमेनन पूरी दुनिया का है। अमेरिका में भी महंगाई जो अमेरिका में आ रही है वो काफी वर्षों के बाद इस प्रकार की महंगाई अमेरिका में देखी जा रही है। और इसका कारण क्या है, आखिर में मैं आपको समझाना, आपके द्वारा दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि महंगाई के पीछे एक्सेस मनी सप्लाई है। और वो एक्सेस मनी सप्लाई इसलिए आई है, हर समय रहती है, बट मैं पिछले 1.5-2 वर्ष पोस्ट कोरोना काल की बात कर रहा हूं, वो इसलिए आई है क्योंकि सारे सेंट्रल बैंक्स ने बहुत सारा पैसा इकोनॉमीज में डाल दिया है ग्रोथ बढ़ाने के लिए। अमेरिका में तो आप जानते हैं कि डॉलर बांटे गए कोरोना आने के बाद, तो वो पैसा कहीं ना कहीं सामान खरीदने में, पदार्थ खरीदने में, सर्विसेज का उपभोग करने में, मकान खरीदने में, कई चीजों में इस्तेमाल होते हैं। और क्योंकि एसेट्स लिमिटेड होते हैं, जो सप्लाई लिमिटेड होती है, तो जब ज्यादा पैसा उनके पीछे भागता है, उनका दाम बढ़ता है, क्योंकि बेचने वाले को लगता है यार एक के बदले अब 10 खरीदार है तो सबसे महंगे वाले को भेजूंगा। तो वो एक सिचुएशन हो रही है। और इसके कारण जो गरीब होते हैं उनको महंगाई की मार पड़ती है। और इसीलिए कहा जाता है इन्फ्लेशन इज द वर्स्ट टैक्स ऑन द पुअर पीपल, क्योंकि गरीब व्यक्ति के बजट में से, मासिक बजट में से एक बड़ी मात्रा पैसे की खाने में जाती है। मानिए अगर कोई 20,000 कमा रहा है और परिवार उसका 4-5 का है, तो 5 लोगों को 2 समय का ही भरपेट अगर भोजन खिलाना हो तो आप खर्चा समझ लीजिए। अब अगर कोई 5 या 4 लोगों का परिवार है बट उसकी कमाई 2 लाख रुपया है, तो खाना तो आप अल्टीमेटली एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही खा सकते हैं। फर्क ये होती है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो 5 स्टार में खाता है, जो गरीब व्यक्ति है वो 10 रुपए की कोई सब्जी भाजी में, आजकल 10 रुपए की हालांकि मिलती नहीं है, एक रोटी भी, तंदूरी रोटी ढाबे पे 10 रुपए की मिलती है आजकल। मैंने अभी इस इतवार को ढाबे में खाना खाया, मैं इसलिए आपको ये कह पा रहा हूं। तो महंगाई गरीब को सबसे बड़ी मार मारती है, और खासकर खाद्य पदार्थों की। तो मेरा ये मानना आखिर में दर्पण ये है कि ये एक चुनौती के रूप में उभर सकता है उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले, और जो चुनावी माहौल बन रहा है, महंगाई की मार, महंगाई डैन की बात जो ऑपोजिशन कर रही है, तो आने वाले समय में हम शायद सरकार द्वारा वो स्टेप्स देख पाएंगे जिससे थोड़ा महंगाई को कम करने का प्रयास किया जाए। आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम देखें भी तो महंगाई जो है गरीबों के लिए सबसे बड़ा टैक्स है। आपने एक चीज और बड़े अच्छे से बताई, जब हम साधारण बैठकों में बैठते हैं तो लोग कहते हैं कि अगर गरीबी बढ़ रही है तो सरकार ज्यादा नोट क्यों नहीं छापती। तो आपने वो लिक्विडिटी और महंगाई का जो रिलेशन बताया वो दरअसल उत्तर था। कुछ चीजें का उत्तर आपने पहले ही दे दिया, लेकिन फिर भी मैं दूसरा सवाल स्पेसिफिकली पूछ लेता हूँ। सीपीआई यानी खुदरा मूल्य सूचकांक का कल डेटा आया, इसका डेटा भी कल आया था, और ये आरबीआई की कंट्रोल लाइन के अंदर है। मतलब जब तक सीपीआई 6% तक नहीं रहती है आरबीआई खुश है। और थी कितनी, 4.91 थी। और जैसा आपने भी कहा आरबीआई के लिए मानक भी डब्ल्यूपीआई नहीं सीपीआई है। लेकिन मुझ जैसे लेमैन यही जानता है कि किसी चीज का थोक में दाम बढ़ेगा तो फुटकर में भी बढ़ेगा। तो फिर दोनों के बीच इस वक्त इतनी असमानता क्यों है? क्या डब्ल्यूपीआई का असर? ये डाइवर्जेंस बहुत समय से देखी जा रही है। इसको साधारण तरीके से अगर समझने का प्रयास करें, मान लीजिए कोई चीज जो उसको बना रहा है वो 10 रुपए दाम बढ़ा के अपने बायर को करता है। जो हमारी ट्रेड में 3 भाग होते हैं, एक उत्पादन करने वाला या उपज करने वाला, एक फिर उसको खरीद के पूरे देश में बांटने वाला,
जिसे होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर कहेंगे, हम्म, C&F कहेंगे, और इसको एक आखिर जो इसको क्या, मोहल्ले की, जी जी, मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ, एक फैक्ट्री लेवल प्राइसिंग होती है क्या, इसको ये भी बोल सकते हैं जो दूसरी वाली प्राइसिंग बोली? बिल्कुल 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 फैक्ट्री लेवल, और फिर आखिर में जो हमारे मोहल्लों में दुकानें हैं उनकी बात होती है। हर किसी का मार्जिन बंधा हुआ होता है। कई बार क्या होता है कि अगर होलसेल में प्राइस बढ़ा है तो ये जरूरी नहीं है कि होलसेलर पूरा का पूरा प्राइस इंक्रीज पास ऑन करें, बिकॉज मार्जिन कंप्रेस हो जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है। और दूसरा, WPI बास्केट में जो आइटम है और जो CPI बास्केट में आइटम है और उनकी जो वेटेज है उस बास्केट में, वो भी अलग अलग है। तभी मैंने कहा कि ये स्टैटिस्टिकल एबरेशन भी है। और जब इकोनॉमी कमजोर हो तब अगर दुकानदार, बेचने वाला चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दे तो ग्राहक जाता नहीं है। ये घरों के साथ हुआ पीछे, जब घरों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, मैं कोरोना टाइम से पहले की बात कर रहा हूं, तो खरीदार हट गए थे। आपको ध्यान होगा वो बिल्कुल एक बिल्कुल, बूम हमने टाइम था रियल एस्टेट का, तो खरीदार कम हो गए। जैसे ही प्राइस थोड़ा कम हुआ और कोरोना के बाद लोग बड़े घर खोज रहे हैं, तो टॉप एंड हाउसिंग में बढ़ोतरी हुई है। बट जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट है वो लगभग के लगभग वैसा ही चल रहा है, या कुछ केसेस में तो कोलैप्स भी कर गया था। तो ऐसी अलग अलग एबरेशंस होती हैं। आखिर में ये कहना चाहूंगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन को बड़े अपने तरीके से देखता है। वो WPI, CPI और अपने कुछ मापदंड लेके ब्याज दरों पे ध्यान देता है। बट सबसे बड़ी अभी जो बात है कि RBI साथ साथ महंगाई को ध्यान रखते हुए ग्रोथ भी वापस आए, ये भी ध्यान रख रहा है। क्योंकि महंगाई का मतलब कंट्रोल करना यानी नलके को बंद करना, और ग्रोथ को लाना यानी नलके को खोलना। अब ये बड़ा एक डिफिकल्ट टास्क है दर्पण इसको मैनेज करना। चलते हैं अब सीधे अपनी अंतिम खबर की ओर को, फटाफट इसको लेके, क्योंकि इस समय अभाव है। अपने खर्चा पानी में हमने कई दिनों से सिद्धार्थ जी शेयर मार्केट की सुध नहीं ली है। इसका कारण क्या है कि हमने शेयर के इंडेक्सेस, शेयर या इंडेक्सेस से जुड़े कोई स्पेकुलेशन तो दिया नहीं करते कि रोज इस पर बात करें, और कोई बड़ा उतार चढ़ाव खबर या IPO भी नहीं आया। लेकिन आज दो कारणों से फिर से शेयर मार्केट पर हमारी नजर है। एक तो आज पेटीएम के शेयर्स 7.25% के करीब गिरकर बंद हुए। दूसरे, कई दिनों से इंडेक्सेस तो साइडवेज चल रहे हैं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में ढेरों शेयर्स ऐसे हैं सिद्धार्थ जी, आप फॉलो कर रहे होंगे, तो 20, 30, 40% तक गिर गए हैं। पेटीएम का गिरना तो एंकर इन्वेस्टर्स के शेयर के लॉक इन पीरियड के खत्म होने के चलते हैं। सिद्धार्थ जी, कुछ दिनों पहले हमने सेबी के सजेशन का जिक्र किया था, जिसमें एंकर इन्वेस्टर के लॉक इन पीरियड को बढ़ाने की बात की गई थी। तो इस वक्त शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, एक छोटा सा अपडेट लेके हम क्लोज करेंगे पेटीएम वाली बात पे भी। और देखिए शेयर मार्केट में दो चीजें बड़ी अभी चल रही हैं। एक तो ये कैलेंडर ईयर क्या क्लोजिंग है विदेश में, वेस्टर्न वर्ल्ड में आप दिसंबर 15 के बाद पूरा छुट्टी का माहौल आ जाता है और वो न्यू ईयर तक प्रिवेल करता है, और अकाउंट्स की भी क्लोजिंग होती है। तो अमेरिका में अकाउंट और की क्लोजिंग होती है, जी बिल्कुल। बड़ा और नया निवेश करने का फैसला कम ही होता है इस समय पे, और उसके कारण जो फॉरेन इनफ्लोज होती हैं वो कम हो जाती हैं, और फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा भी बाहर निकालते हैं, क्योंकि उनको अपनी अपनी सालाना खाता जो है ना, उनका खर्चा पानी पूरा करने के लिए अपनी खाता बुक क्लोज करनी होती है उनको। ठीक है, तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि पेटीएम के IPO के बाद बाजार में थोड़ी सी मुझे लगता है कि एक वापस बुद्धि आई कि इतने हाई प्राइस पे जो चीजें जा रही हैं क्या ये सही है। तो पेटीएम के IPO को मैं एक टर्निंग पॉइंट मानता हूं, जहां से बाजार में थोड़ा रैशनैलिटी, गिरावट, प्रॉफिट बुकिंग तो कह लीजिए, एक सेंसिबिलिटी वापस आने की एक स्टोरी फिर से शुरू हुई। और निवेशकों को यह समझ आया कि हर IPO यानी गोल्ड माइन है, ऐसा नहीं है। उसके बाद हमने दो चीजें और देखी कि राकेश झुनझुनवाला जैसे दिग्गज स्टॉक मार्केट के विद्वान द्वारा जिन कंपनियों के में पैसे लगाए गए, उनके द्वारा जो IPO किए गए, उनमें से एक दो IPO थोड़े नरम और ठंडे पड़ गए। तो वो भी एक संकेत है कि बाजार में शायद रैशनैलिटी और थोड़ा सा संयम आ रहा है। और आखिर में जो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो बुल रन
और अभी भी बुल रन का ही माहौल है। इस बुल रन में ऐसे लाखों की संख्या में नए निवेशक आए हैं जिनको शायद पूरा स्टॉक मार्केट की समझ नहीं है। तो जब आपने कहा कि कोई एक शेयर है जो 40% गिरा है, या तो उसमें कोई फंडामेंटल रीजन है, उसके नतीजे आए हैं जिसमें कोई बड़ी गिरावट देखी गई है, या कुछ और हुआ है, कोई इशू निकला है कंपनी में। क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट कम समय में निकले, इसका अर्थ अगर कोई कारण ना हो मेजर, तो इसका मतलब ये है कि वो ओवरहीटेड स्टॉक था। और ओवरहीटेड स्टॉक जो होता है उसको बहाना चाहिए होता है गिरने का। ठीक है, तो वही माहौल एक प्रकार से चल रहा है। और मैं मानता हूं कि अभी से लेके LIC का IPO जो मार्च में आएगा, ये मैं भारतीय मार्केट की बात कर रहा हूं, और हमारा वित्तीय वर्ष 31 मार्च तक होता है, 1 अप्रैल से। तो अभी थोड़ा सा रोलर कोस्टर टाइम रहेगा, और ये समय बिल्कुल ध्यान से, अकलमंदी से चलने वाला समय है। ये समय भावुक होके, लालची होके, भावनाओं में बह के, भेड़ चाल में बैठ के निवेश करने का समय बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, तो ये दर्शकों के लिए और मुझ जैसे लेमैन के लिए भी राय है आपकी, और बिल्कुल इसको इस पे अप्लाई कराना चाहिए। ये समय भावुक होके निवेश करने का और लालची होके, ग्रीड जिसे कहते हैं, जो कई बार एक्सीड कर जाती है, उस तरीके से निवेश करने का समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था आज का खर्चा पानी। आपकी राय और सुझाव का कमेंट बॉक्स को इंतजार रहेगा। शुक्रिया।